द करियर में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हम लोग क्लास 10th के लिए सीबीएसई, यूपी बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, इन सभी के लिए इस 100 प्रश्नों की एक सीरीज लेकर आए हैं हम एसएसटी का, जो बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, या यह कह लीजिए कि यह पीवाईक्यू है जो आपकी परीक्षा में महत्वपूर्ण साबित होगा, या ये कहिए कि यहाँ से आपके 20 नंबर एकदम पक्के रहेंगे। ठीक है, 100 प्रश्न, ये जो 100 प्रश्न होगा ये केवल 100 प्रश्न नहीं होगा, ये ओनली 100 क्वेश्चन नहीं होंगे, बल्कि उसके साथ साथ 100 इंटू 4 कर लीजिए, लगभग 400 क्वेश्चन आपको मिलेंगे यहाँ से। ठीक है, अब 400 क्वेश्चन अगर आपको मिल रहे हैं तो आप यकीन मानिए कि आपके जो भी परीक्षा में एमसीक्यूज आएंगे, और एमसीक्यूज के साथ साथ जो वेरी शॉर्ट टाइप के और शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आते हैं, उसका आंसर भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज कुछ कम ही प्रश्न टाइप हुए हैं, लेकिन फिर भी देखते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, जो आपके स्क्रीन पे है, जो पहला क्वेश्चन है वो क्या लिखा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर एडवांटेज फॉर अ मल्टीनेशनल कंपनी व्हेन इट वर्क्स ऑन अ ज्वाइंट प्रोडक्शन विथ अ लोकल कंपनी। बहुराष्ट्रीय कंपनी के लिए एक प्रमुख लाभ है जब एक स्थानीय कंपनी के साथ संयुक्त उत्पादन पर काम करती है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, जो परीक्षा में आपको इसी टाइप का मिलेगा, है ना। ऐसे ही 4 ऑप्शन रहेंगे, आपको एक को टिक करना है कि इनमें से कौन सा सही है, कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, उसको चूज करना है आपको। ठीक है, देखिए लिखा है, द मल्टीनेशनल कंपनी शेयर द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी विद द लोकल कंपनी। सेकेंड नंबर, द मल्टीनेशनल कंपनी डिसाइडेड all the production norms and prices. The multinational company share its organization policy with the local company, या MNC multinational builds good and familial relationship with the local company. बहुराष्ट्रीय कंपनी स्थानीय कंपनियों के साथ अच्छे और पारिवारिक संबंध बनाती है। इनमें से क्या होता है? देखिए, पहली बात तो आप समझिए कि जो ये मल्टीनेशनल कंपनीज है वो क्या है। MNCs, मल्टीनेशनल कंपनीज, या इसको बहुराष्ट्रीय कंपनी भी कहा जाता है। ऐसी कंपनियां जो एक वन कंट्री या अदर कंट्री साइड जाकर के अपने व्यापार को अन्य लोकल कंपनियों के साथ मिलकर के करती हैं, ऐसी कंपनियों को हम क्या कहते हैं? मल्टीनेशनल कंपनीज बोलते हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं ऐसी कंपनी को हम लोग। और इनका क्या होता है कि मल्टीनेशनल कंपनियां क्या करती हैं? इंड्यूसेस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, प्रोडक्शन को बढ़ाना, सामानों को और जो सर्विसेज है उनको प्रोडक्टिविटी कह लीजिए कि प्रोडक्टिविटी को, उत्पादन को बढ़ाना होता है इनका काम। अगर हम बात करें कि जैसे इंडिया में हम बात करें कि इंडिया में कौन सी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, जैसे आपने सैमसंग का नाम सुना होगा, सैमसंग हो गई, ठीक है, और बहुत सारी कंपनियां हैं, आईफोन है, एप्पल जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक, और भी कंपनियां हैं जो मल्टीनेशनल कंपनी के रूप में भारत में काम करती हैं। ठीक है, अब यहां पे क्या कह रहा है कि द मल्टीनेशनल कंपनी शेयर द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी विद द लोकल कंपनी। ये सही बात है कि बहुराष्ट्रीय कंपनी स्थानीय कंपनी के साथ जब मिलकर काम करती है तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को शेयर करती है, जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, उस कंपनी की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है ना। और इसका उत्तर भी यही है, इस क्वेश्चन का आंसर भी यही है। फिर दिया है कि बहुराष्ट्रीय कंपनी उत्पादन के सभी मानदंडों और कीमत तय करती है। नहीं, ऐसा नहीं है कि सभी वही करेंगी, सभी प्रोडक्शन की जो नॉर्म्स एंड प्राइसेस है वही नहीं तय करेंगे, उसमें लोकल कंपनी भी इन्वॉल्व होगी, लोकल कंपनीज भी इन्वॉल्व होंगी उसमें। ऐसा नहीं है कि केवल अकेले वो निर्णय ले लेंगी। ठीक है, फिर है द मल्टीनेशनल कंपनी
शेयर इट्स ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी विथ द लोकल कंपनी। अपनी संस्थागत नीति को क्यों शेयर करेगी? नहीं, संस्थागत सभी अपनी नियमों को, पॉलिसीज को कोई नहीं शेयर करेगा पूरा ना, कुछ शेयर करेगा, तो ये भी नहीं है। हाँ, ये सही है कि बहुराष्ट्रीय कंपनी स्थानीय कंपनियों के साथ अच्छे और पारिवारिक संबंध, रिलेशनशिप जो होता है, फैमिलियर रिलेशनशिप बनाती है, लेकिन इसमें कहा गया है कि इस बात पे ध्यान रखना है कि मेजर, ठीक है, मेजर एडवांटेज, तो मेजर एडवांटेज हमको देखना है। नहीं तो अगर ऑप्शन में आपको मिले कि ए एंड डी, तो ए भी आंसर आपका हो जाएगा, लेकिन यहां पे केवल एक की बात किया गया है कि मेजर कौन सा है, तो यहां पे कौन सा है? पहला है। ठीक है, समझ में आ रहा है? बोलिए आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है, बोलिए। Which of the following institutions provided employment statistics in India? नेशनल स्टैटिकल ऑफिस, पॉलिसी कमीशन, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर या पब्लिक सर्विस कमीशन। देखिए, पब्लिक सर्विस कमीशन का तो यहां कोई रोल ही नहीं है। ठीक है, यहां कहा गया है कि रोजगार से संबंधित आंकड़े उपलब्ध कराता है, आंकड़े। ठीक है, आंकड़ों को जो उपलब्ध कराता है वो कौन सा है? तो वो हमारा जो है ये है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, एनएसओ, एनएसओ। ठीक है, यह भारत सरकार के साथ जो है सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय के साथ मिलकर के ये काम करता है। और एक क्या करता है? रोजगार से संबंधित आंकड़ों को, एम्प्लॉयमेंट से संबंधित जो स्टैटिस्टिक्स है उसको जो है उपलब्ध कराता है। इसके अलावा क्या करता है? प्रिपेयर नेशनल अकाउंट्स, नेशनल अकाउंट्स प्रिपेयर करता है, अकाउंट्स को प्रिपेयर करता है। ठीक है, नेशनल अकाउंट्स को प्रिपेयर करता है। और क्या करता है? पब्लिक करता है एनुअल एस्टिमेट्स ऑन नेशनल प्रोडक्शन को जो है उसको भी बताता है। नेशनल जो आप जानते हैं ना, जीडीपी, ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्शन। ठीक है, यही इसका काम है। ठीक है, आंकड़ों को उपलब्ध कराता है। इसी के आंकड़े जो है, जो बजट पेश होता है, बजट पेश होने से पहले इसके आंकड़े जो है आते हैं। ठीक, तो रोजगार संबंधी आंकड़ों को कौन करता है? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय करता है। जारी। निम्नलिखित देशों में से किसकी जन्म के समय संभावित आयु सर्वाधिक है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज द हाईएस्ट एक्सेप्टेड लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ बर्थ? ठीक है, जन्म के समय संभावित आयु नेपाल, बांग्लादेश, इंडिया एंड पाकिस्तान। ये 4 ऑप्शन है आपके पास, एनसीईआरटी में दिया गया है। ये 4 के चारों कंट्रीज जो है क्या है? नेबर्स कंट्री है हमारे, सभी के सभी क्या है? नेबर्स कंट्री है। और इनमें बताना है कि जन्म के समय एक्सेप्टेंसी एट बर्थ है ना, इसको बताना है। लाइफ एक्सेप्टेंसी एट बर्थ, जन्म के समय संभावित आयु, इसका मतलब क्या होता है? कोई बताएगा इसका मतलब? द एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स न्यू बोर्न, जो न्यू बोर्न बेबी होते हैं, न्यू बोर्न एक्सेप्टेड टू लाइव। ठीक, जन्म के समय जितने जन्मे बच्चे हैं प्रतिवर्ष में, उनका ये रेट बताता है। ठीक, और इसे जो पब्लिश करता है कौन करता है? WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO इसको क्या करता है? पब्लिश करता है। इन सभी कंट्रीज में बांग्लादेश का सबसे ज्यादा है, बांग्लादेश का सर्वाधिक है। ये कितना है? 73
57 ईयर है बांग्लादेश, लिख लीजिए 73.57 ईयर है। और उसके बाद नेपाल का है 71.74 ईयर। और इंडिया का कम ही है 70.42 ईयर्स है। और सर्वाधिक कम जो है वो किसका है 67.79 ईयर्स, वो आपके पड़ोसी पाकिस्तान का है, आपके नेबर्स पाकिस्तान का है। ठीक है, इस समय वर्ल्ड में सबसे ज्यादा किसका है, वर्ल्ड में 224 के अनुसार हांगकांग है। ठीक है, हांगकांग का है 85.63 ईयर। और 2 नंबर पे जापान, ठीक है 84.73 ईयर। ठीक है, 84.85 ईयर है, 85 ईयर। ठीक है, ये आपका इस समय का डाटा है। शायद एनसीईआरटी की बुक में इसका 68 दिया है, 68 ईयर पाकिस्तान का। और बांग्लादेश का कम ही दिया है, 72 दिया है। नेपाल का 71 के कुछ है, वो पिछला रिकॉर्ड है, ये मैं लेटेस्ट बता रहा हूं। ठीक है, तो आप एक बार मिलान कर लीजिएगा, एनसीईआरटी वाला भी देख लीजिएगा। ठीक, उस डाटा को भी आप देख लीजिएगा, इस डाटा को भी देख लीजिएगा। जो आएगा, अगर कंट्री दे रहा है, ये 4 कंट्री 4 कंट्री है आपके पास, तो इसमें बांग्लादेश सबसे ज्यादा है। ठीक है, बांग्लादेश की एक्सेप्टेंसी एट बर्थ, जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, वो ज्यादा है इन सभी कंट्रीज में। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। एलुवियल सॉयल गंगा प्लेन्स, ब्लैक सॉयल हिमालयन रीजन, एरिड सॉयल वेस्टर्न घाट्स, या लेटेराइट सॉयल डिजर्ट एरिया। कोई बता पाएगा इसका आंसर? हाँ बताइए कौन सा है। बहुत अच्छे, एलुवियल सॉयल गंगा प्लेन्स। अब देखिए मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं। ठीक है, ये इंडिया का मैप है। अब देखिए इसमें क्या कहा गया है कि ये जो गंगा यहां से निकली और यहां से निकल करके यहां आकर के गिरी, ये जो इसका पूरा प्लेन्स है, ये यहां पे कौन सी सॉइल पाई जाती है, एलुवियल सॉइल पाई जाती है यहां पे। ठीक है, यहां एलुवियल सॉइल पाई जाती है। जबकि ये जो ब्लैक सॉइल की बात कर रहा है, तो ब्लैक सॉइल ये दक्कन ट्रैप, याद आ रहा है, दक्कन ट्रैप जिसको बोलते हैं, यहां पे जो है क्या है, ब्लैक सॉइल ज्यादा से ज्यादा है। ठीक है, और क्या है, एरिड सॉइल शुष्क मृदा ये है। और ये हिमालयन रेंज वाला एरिया है, हिमालय का जो रेंज है, यहां भी लगभग उसी प्रकार की पाई जाती है, शुष्क। ठीक है, एरिड सॉइल। लेकिन एरिड सॉइल का टोटल एरिया कौन सा है, ज्यादातर राजस्थान है, एमपी का इलाका है। और यहां जो तमिलनाडु का जो इलाका है, तमिलनाडु एकदम ईस्टर्न कोस्ट का इलाका मैं नहीं कह रहा हूं, तमिलनाडु जो नीलगिरी जो रेंज है उसके, है ना, वो शुष्क वाला इलाका है, यहां पे पाया जाता है। और लेटेराइट आप जानबे करते हैं कि लेटेराइट कहां पे, कोस्टल एरियाज में पाया जाएगा। लेटेराइट लेटेराइट वहां पे पाया जाएगा जहां पे रेनफॉल सर्वाधिक हो, वहां पे लेटेराइट सॉइल पाई जाएगी। और ये आपका जो ये है वेस्टर्न घाट्स, यहां पे सबसे ज्यादा लेटेराइट सॉइल पाई जाती है। ठीक है, और कुछ इलाकों में वेस्टर्न घाट में भी पाई जाती है। और लेटेराइट सॉइल किस क्रॉप्स के लिए अच्छी सॉइल है, कॉफी हो गया, और टी, कहवा एक है। ठीक,
इन सब के लिए जो है अच्छी है। अगर हम कहें कि सबसे फर्टिलाइज सॉइल कौन सी है, एलुवियल सॉइल। सबसे फर्टाइल जो सॉइल है वो कौन सी है, एलुवियल सॉइल। अब हमें नहीं लग रहा है कि आपको अगर एग्जाम में आता है तो आप भूलेंगे, ठीक। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द तुंगभद्रा डैम लोकेटेड, किसमें तुंगभद्रा बांध स्थित है। देखिए मैं आपको एक और नाम इसका बताता हूं, तुंगभद्रा डैम का क्या लिखा है, पंपा सागर। पंपा सागर, ठीक है, क्या लिखा है, पंपा सागर, ठीक। इसका मतलब तुंगभद्रा डैम आल्सो नोन एज पंपा सागर, ठीक है। और ये आपकी जो है कहां पे है, कर्नाटक में। कहां पे, कर्नाटक में। इसका आंसर कौन सा है, डी है, कर्नाटक में। कौन सी रिवर पे, तुंगभद्रा रिवर पे ना, तुंगभद्रा रिवर पे है। और ये क्या है, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है ये, ठीक। किस किस काम में आता है, इरिगेशन, इरिगेशन है, और इलेक्ट्रिसिटी, कंट्रोल ऑफ फ्लड, फ्लड, बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई, इलेक्ट्रिसिटी, ईटीसी और भी है, ठीक है। तो ये कहां पे है, कर्नाटक। और भी चीनी मिट्टी, ये जो डैम बना है ये चीनी मिट्टी का बना हुआ डैम है। किस मिट्टी का बना है, चीनी मिट्टी का। इसके अलावा केवल केरला में एक है, मुल्ला पेरियार डैम, केरला में एक है जिसका नाम है मुल्ला पेरियार डैम। वही और एक, ये दोनों डैम चीनी मिट्टी से बने हुए हैं, विदाउट सीमेंट का, ठीक है। बड़ी बात है ना, विदाउट सीमेंट का बना हुआ डैम है, ठीक। चलिए अब आगे चले, चलिए 6 नंबर पे, आइडेंटिफाई द क्रॉप विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। इट इज द सेकेंड मोस्ट इंपोर्टेंट cereal crop. It is a rabi crop. It is required cool weather to grow and bright sunshine to ripen. It requires 50 to 75 cm annual rainfall. बताना है आपको कि किस क्रॉप की ये इंफॉर्मेशन है, ठीक है। विशेषता है, क्या क्या चाहिए, व्हीट है, मैजे है, राइस है और शुगर केन है। देखिए अगर हम बात करें तो रबी की बात कर रहा है तो व्हीट, जबकि राइस तो खरीफ है और गन्ना भी खरीफ है, ठीक। और मक्का, ये तीनों मेरे ख्याल से खरीफ है, मक्का भी खरीफ है, ठीक। तो इसका आंसर व्हीट। व्हीट के लिए रेनफॉल कितना, 50 to 75 सेमी चाहिए, याद आ रहा है। इसके अलावा कूल विदर, कूल विदर चाहिए, जो लिखा गया है आप अभी देखिए, कूल विदर चाहिए, और ब्राइट सनशाइन चाहिए उसे पकने के समय, जब फसल पक जाती हो। यह कब बोया जाता है, नवंबर टू दिसंबर, नवंबर टू दिसंबर। और काटा कब जाएगा, मार्च टू
अप्रैल, ठीक है ना। और रबी की जो महत्वपूर्ण फसल है जैसे मस्टर्ड है, मस्टर्ड, ठीक, पी है ना, और जौ वगैरह है, ये सब क्या है, महत्वपूर्ण फसल है जो रबी में बोई जाती है, ठीक है। तो इसमें तो परेशानी नहीं होनी चाहिए। अरेंज द फॉलोइंग इन chronological order and choose the correct option. Establishment of International Monetary Fund at Bretton Woods Conference. Second World War broke out between Central Powers and Allied nations. Henry Ford, the car manufacturers, adopted the assembly line method for production, and Western economies organized themselves as the G77 ग्रुप। आपको बताना है, इसमें क्या करना है, देखिए ये थोड़ा सा आपको कठिन लगेगा क्वेश्चन, और है, ठीक है, इसको अरेंज करना है, ठीक है, अरेंज करना है। तो इसको अरेंज कैसे करेंगे, अब यहां पे आपको इसका ईयर मालूम होना चाहिए। जैसे इसमें मैं आपको अगर कुछ ध्यान आ रहा हो तो इसमें कम से कम सेकेंड वर्ल्ड वार तो, हाँ किसी ने बताया फर्स्ट, सही है फर्स्ट, ठीक है, बहुत अच्छे, तैयारी अच्छी है आपकी, ठीक है। अगर आपको कुछ नहीं याद है तो कम से कम सेकेंड वर्ल्ड वार तो याद है, 1939 टू 1945, जानते हैं ये कौन सा एरा है, सेकेंड वर्ल्ड वार का। दो ग्रुप से है, एक क्या है, एक्सिस पावर, एक्सिस पावर, इनमें कौन कौन सा है, नाजी जर्मनी, है ना, और क्या फासिस्ट इटली, और इंपेरियल जापान, या जापान ही कह लीजिए, जापान। ये प्रमुख रूप से किसमें है, एक्सिस पावर में है। ये वर्ल्ड वार की मैं बात कर रहा हूं। 1 सितंबर माना जाता है कि 1 सितंबर से ये शुरू है, जब जर्मनी अटैक टू जर्मन अटैक टू पोलैंड। ये शुरुआत कहां से होती है, जब जर्मनी अटैक करता है पोलैंड पे, वहां से इस वर्ल्ड वार की शुरुआत मानी जाती है। एलाइज पावर में कौन कौन से हैं, एलाइज पावर में नाम बताइए, यूएसए, यूएसएसआर, ब्रिटेन, ठीक है। ये किसमें है, तो एक डेट कंफर्म हुआ कि ये कब है, 1939, ठीक है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड मतलब आईएमएफ की ये बात कर रहा है, आईएमएफ, और ये 1944 में इसकी जो है ये इस्टेब्लिशमेंट हुआ। इसी के साथ साथ आईबीआरडी भी आया था, आईबीआरडी, ठीक है, ये भी इसी समय आया था। तो ये कब हो गया, 1944 में, ठीक है। फिर क्या, दो हमने बताया आपको, तीसरा क्या है, हेनरी फोर्ड द कार मैन्युफैक्चर्ड एडॉप्टेड द असेंबली लाइन मेथड। ये क्या है असेंबली लाइन मेथड, असेंबली लाइन जो वो क्या कहते हैं, ऐसे चलने वाला पट्टा है ना, बेल्ट ना, बेल्ट ऐसे चलता था, ऐसे ऐसे। चलिए मैं दूसरा पेज ले लेता हूं। इस टाइप का ये बेल्ट था और जगह जगह पे लोग लगे थे, अलग अलग सामान इस पे आता था, अलग अलग, ये अपना सामान यहां ले लेते, ये अपना सामान यहां ले लेते, और एक कार में बहुत जल्द से जल्द ये जो है हो जाता था। यही था असेंबली लाइन मेथड, ठीक है। और ये इन्होंने 1913 में
याद है 1913 में इन्होंने इसको इजाद किया था। किसने? हेनरी फोर्ड ने। सबसे पहले कौन आ जाएगा? सबसे पहले हेनरी फोर्ड। लेकिन कैसे? अभी तो G77 देखे ही नहीं ना। G77 जो आया है 1964 में आया है, ठीक है, 1964 में आया है। तो अब यहां से कंफर्म हो गया है आपका कि पहले नंबर पे तीसरा, फिर दूसरा सेकेंड वर्ल्ड वार, फिर तीसरा, है ना, पहला पहला, और फिर चौथा। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? फर्स्ट नंबर, फर्स्ट, थर्ड, सेकेंड, फर्स्ट एंड फोर्थ, ठीक है। Who among the following established the first iron and steel industry in India? आप तो इसका उत्तर एकदम आसानी से जानते हैं। कौन सा आंसर है इसका? फर्स्ट, JRD टाटा। 1907 में JRD टाटा ने फर्स्ट आयरन एंड स्टील, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जानते हैं ना, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको टिस्को बोला जाता था ना, टिस्को, टिस्को के नाम से 1907 में इस्टेब्लिश किया JRD टाटा ने, जमशेदजी नुआनजी टाटा, ठीक है, पूरा नाम। Which of the following accepted was common in the writing of B.R. Ambedkar and E.V. Ramaswamy Naikar? ठीक है, write an essay on caste system in India, highlighting the experiences of women, raising awareness about cultural heritage, या फिर to inspire Indians for their नेशनल इंडिपेंडेंस। कौन सा है इसमें से? देखिए, ईबी रामास्वामी को क्या बोलते हैं? पेरियार, पेरियार के नाम से भी इनको जाना जाता है ना, पेरियार के नाम से जाना जाता है। और इनमें दोनों में समानता, जो लेखन में समानता है वो क्या है? दोनों ने कास्टिज्म पर जबरदस्त प्रहार किया हुआ है। इंडियन कास्ट सिस्टम पर इनके लेखों ने जबरदस्त प्रहार किया हुआ है। इनके दोनों, B.R. अम्बेडकर और E.V. रामास्वामी नायकर, दोनों के लेखन में जाति प्रथा को लेकर, कास्टिज्म को लेकर के दोनों ने जबरदस्त अटैक किया हुआ है ना। तो इसका आंसर फर्स्ट नंबर। मैच द फॉलोइंग फीचर ऑफ द एलेगोरी ऑफ जर्मेनिया विथ दियर सिग्निफिकेंस एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। कुछ फिगर बन रहा है, उसका क्या बन रहा है? एक महिला जो ऐसे तलवार पकड़ी है, स्वॉर्ड को ऐसे पकड़ी हुई है, ऑक लीव की क्राउन पहनी है, ईगल प्रिंटेड हार्मर को लगाई है, आर्मर को, है ना। लेकिन बताना क्या है इसमें? बताना है कि कौन किसका प्रतीक है, ठीक है। टूटी हुई जंजीर, टूटी हुई जंजीर मतलब ब्रोकन चैन, या रेड कैप, दोनों था नहीं। तो ये अब आप ही समझिए, यहां कुछ अगर आपको नहीं भी आ रहा है तो इसको तो कम से कम लगा ही सकते हैं कि जंजीर टूट गई, चैन टूट गया, कोई बंधा है वो टूट गया। जैसे अगर हम बात करें काऊ की, काऊ रस्सी में बंधी है, वो टूट जाए तो अपने आप को क्या समझेगा? फ्री समझेगा ना। तो बस फ्री हो गया। गेटिंग फ्रीडम, ईगल प्रिंट आर्मर,
ये किसका है? नहीं, ब्रेवरी पावर है ये, पावर। क्राउन ऑफ रिकवरेड लीव्स ये ब्रेवरी का है, और स्वॉर्ड जो है ये किसका है? तो आंसर इसका डी, बी, बी नंबर आंसर है। चलिए मैं देखता हूं, अभी देख लीजिए, यही है जर्मेनिया। ठीक है, 1848 यहां पे दिया गया है। ब्रोकन चेन बेइंग फ्रीड, वेस्ट प्लेट विथ ईगल, सिंबल ऑफ द जर्मन इंपायर या स्ट्रेंथ पावर का। ठीक है, और फिर क्राउन ऑफ ओकलिफ हीरोइज्म, बहादुरी। ठीक, स्वॉर्ड रेडीनेस टू फाइट, फिर ओलिव ब्रांच अराउंड द स्वॉर्ड, विलिंगनेस टू मेक पीस, ब्लैक रेड एंड गोल्ड ट्राई कलर फ्लैग ऑफ द लिबरल नेशनलिस्ट इन 1848 बैंड बाय द डक्स ऑफ द जर्मन स्टेट्स, और रेज ऑफ द राइजिंग सन बिगनिंग ऑफ न्यू एरा इसको दिखाता है। इसको आप एकदम देख लीजिए, नोट कर लीजिए, इसमें से आना ही आना है। और इसको आपको बताना यह है कि इस प्रिंटिंग को किसने बनाया? किसने बनाया? फिलिप वेट। कब बनाया? 1848 में। किसने बनाया? फिलिप वेट। सही है, फिलिप वेट ने इसको बनाया। ठीक, देखिए ए है, ओकलिफ की पत्तियां हैं, दिख रहा है। ए स्वॉर्ड ली है, ए कवच, और क्या दिया गया था? ब्रोकन चेन, है ना। सभी का सभी लगभग हमेशा एग्जामों में यहां से एक न एक प्रश्न आता है इसमें से, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। ये जरूरी नहीं है कि ये 4 ही दे, यहां से उठा सकता है, यहां से कहीं से भी लिख सकता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा मामला पारिवारिक कानूनों से संबंधित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग मैटर इज नॉट रिलेटेड टू फैमिली लॉज? फैमिली लॉज में देखिए, इसमें तो बहुत आसान है, मैरिज, एडॉप्ट, हेरिटेज या फाइनेंस। फाइनेंस का क्या लेना देना है? यहां कोई लेना देना नहीं है, तो डी इसका आंसर है। ये तीनों के तीनों सब्जेक्ट क्या है? मैरिज एंड डाइवोर्स भी कर लीजिए, डाइवोर्स। ठीक है, मैरिज एंड डाइवोर्स। यहां एडॉप्टेशन का है। हेरिटेज, हेरिटेज मतलब देखिए आपको मैं बता दूं, हिंदू कोड बिल या हिंदू मैरिज लॉ जो 1956 है, उसके अनुसार ये विरासत की बात वहां भी कही गई है, फिर 203 में भी जो आया वहां भी है। ठीक है, तो ध्यान रखना है। विरासत मतलब वरासत जिसको कहते हैं, संपत्ति वाला जहां पे मामला है। ठीक है, कि लड़कियां भी, जैसे कहा गया है ना कि अब लड़कियां भी लड़कों के बराबर जो है पिता की संपत्ति में हकदार है, वो मामला है। तो ये तीनों जो है पारिवारिक कानूनों से संबंधित है, जबकि फाइनेंस का यहां कोई रोल ही नहीं है। ठीक है, मैच कॉलम ए एंड कॉलम बी एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक, सब्जेक्ट और लिस्ट दूसरी साइड में दिया गया है, आपको बताना है क्या है। ठीक है, देखिए जो प्रोटेक्ट होता है, रक्षा, वो किसका होता है? यूनियन का मामला है। किसका मामला है? यूनियन लिस्ट। जैसे मान लीजिए कि चाइना अटैक कर रहा है, चाइना अटैक टू इंडिया, अटैक इंडिया, तो देखेगा कौन? सेंटर देखेगा ना, सेंटर देखेगा कि नहीं? तो सेंटर देखेगा, इसका मतलब यूनियन लिस्ट है। फिर क्या है? पुलिस, पुलिस का मामला जो है स्टेट का है। ठीक है, मैरिज
मैरिज किसमें है? कंकरंट में है। और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, देखिए ये जो रेसिडियरी सब्जेक्ट है ये भी किसका भाग पार्ट है? ये भी यूनियन का पार्ट है, संघ विषयों का अवशिष्ट है, और संघ विषयों में अवशिष्ट विषय एक है, उसका ये पार्ट है। अब देखिए मैं, और जरूरी नहीं है कि एग्जाम में यही आए, इसके अलावा मैं आपको बता रहा हूं कि कौन कौन किसमें किसमें शामिल है। ठीक है, जो मेन है, ऐसे ज्यादा है लेकिन मैं मेन बता रहा हूं। जैसे अगर हम यूनियन की बात करें, यूनियन में डिफेंस हो गया, ठीक है, यूनियन में कौन सा हो गया? डिफेंस हो गया, और फॉरेन अफेयर्स ना, फॉरेन विदेशी मामले हो गए, बैंकिंग हो गया, बैंकिंग जो बार बार पूछा जाता है। इसके बाद कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन, फिर ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन और करेंसी, ये सभी किसके हैं? इसको आप नोट करते चलिए, यूनियन लिस्ट है। ठीक है, और फिर अगर हम बात करें स्टेट की, स्टेट लिस्ट की अगर हम बात करें तो इसमें हो जाएगा पुलिस, ठीक है, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर, लैंड मैनेजमेंट, लैंड मैनेजमेंट, फिशरीज और ट्रेड। ठीक है, ये जो है वो किसमें है? स्टेट में है। फिर कंकरेंट में, इसमें कौन कौन से है कंकरेंट में बताइए? एजुकेशन, गुड, एजुकेशन और मैरिज, मैरिज एंड डाइवोर्स और एडॉप्टेशन, अभी तो आप देखे ही है। फॉरेस्ट और क्रिमिनल लॉज, क्रिमिनल लॉ। ठीक है, ये जो सब्जेक्ट है वो सभी किसमें है? कंकरेंट लिस्ट में है। और शिस्ट में कौन कौन से है? एक तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, टेक स्पेस टेक्नोलॉजी है, फिर कौन है? इंटरनेट है, और कौन है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है। ये सभी जो है किससे संबंधित है? रेसिडियरी से संबंधित है। ठीक है, इसको आप नोट कर लेंगे। ठीक, Which of the following is the most popular form of government in the contemporary world? Dictatorial government, constitutional monarchy, मिलिट्री गवर्नमेंट, या फिर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट? ठीक, कौन सा? सिंपल सी बात है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। आज जितने हैं विश्व के कंट्रीज, वो सब किस पे विश्वास करते हैं? डेमोक्रेसी पे विश्वास करते हैं, समानता की, इक्वलिटी की बात करते हैं, फ्रीडम की बात करते हैं, है ना? तो वहां पे कौन सा हो जाएगा? डेमोक्रेसी हो जाएगी। इन तीनों का तो, जैसे इसकी अगर हम बात करें तो नॉर्थ कोरिया, अभी भी नॉर्थ कोरिया है। संवैधानिक राजतंत्र चाइना है। ठीक है, और ये जो सैन्य सरकार वाली बात है तो ये हमारा बेटा है पाकिस्तान। सब सुधर जाएंगे लेकिन ये ससुरा सुधरेगा नहीं।
है कि नहीं? तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, जब मन तब जो है यहाँ के पीएम चेंज हो जाता है। क्यों चेंज हो जाता है भाई? मनमाना है, मिलिट्री है, चुनाव होना नहीं है, जब मन करेगा तब करवाएंगे हम। मिलिट्री तुरंत जिसको चाहती है उसको बनाती है और जिसको चाहती है हटाती है। मिलिट्री मैन पावर में है और वो पब्लिक के लिए या किसी कंट्री के डेवलप के लिए वो ठीक नहीं है। अगर हम कंट्री का डेवलप चाहते हैं तो हमें कौन सी गवर्नमेंट को अपनाना होगा? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को। हालांकि इंडिया की जो कंडीशन है इस समय वो भी ठीक ठाक है नहीं, ठीक है, लेकिन हाँ फिर भी इनसे तो ठीक ही है। ठीक, तो शायद आज इतने ही टाइप हो पाए हैं, लेकिन ये 100 क्वेश्चन की श्रृंखला चलेगी और आप देखते रहिए। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें।